अच्छा बच्चों, आज जो मैं आपको लेक्चर में बताऊंगा वो है ग्राफ से मुतालिक सारा। तो ग्राफ मैंने तो जो सिलेक्ट किए हैं वो तो किए हैं मैग्नेटिज्म के, क्योंकि A2 के सिलेबस में ज़्यादातर ग्राफ तो मैग्नेटिज्म से ही आते हैं। लेकिन जो मैं शुरू में ही आपको समझाऊंगा ये ज़रूरी नहीं है कि आप मैग्नेटिज्म में यूज़ करें, या आप हर किस्म की फिजिकल क्वांटिटी पे जितने भी ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा ये आप उस पर यूज़ कर सकते हैं। तो आप ये समझ लें, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जब ग्राफ में रिप्रेजेंट की जाती है तो वो चार तरीके से रिप्रेजेंट की जा सकती है। ठीक है, चार उसके पॉजिटिव समझ लें, टाइप कह लें या फॉर्म्स कह लें, और चार उसकी नेगेटिव टाइप्स या फॉर्म्स हैं। तो पहले नंबर पे जो आती है, नो चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी की स्टेट होती है कि नो चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी, क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर। ठीक है, वो फिर इतनी चीजें बताने से बात लंबी हो जाती है, बस थोड़ा बहुत आपने अपने आप से भी सोचना है। तो ये फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे ये दो एक्सेस हैं, वाई एक्सेस एक्स एक्सेस। एक्स एक्सेस को आप सबको पता है कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए होता है और ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो चेंज नहीं भी हो सकता, ये आप जानते हैं। जब हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ करते हैं तो डिस्टेंस और टाइम का अगर एक्सेस देते हैं तो ये फिर हमें रेस्ट बता रहा होता है। और अगर इसी जगह पे हम वेलोसिटी और टाइम को बना लेंगे तो आपके पास जो भी उसका ग्रेडियंट होगा, मतलब अब मैं ग्रेडियंट पे बात कर लेता हूँ। तो ग्रेडियंट क्या बनता है, V/T डिवाइड करने से जो चीज़ भी बनेगी वो जीरो होगी। तो इसलिए हम इस ग्राफ को जीरो ग्रेडियंट ग्राफ कहते होते हैं। ठीक है, जो चीज़ भी एक्सिस पे हो, आपने कहना है कि इन दोनों से जो डिवाइड होने से जो क्वांटिटी बनेगी वो जीरो होगी, तो इसको हम जीरो ग्रेडियंट ग्राफ कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ग्रेडियंट के बारे में भी समझ लें, ग्रेडियंट होता क्या है। ग्रेडियंट किसी भी ग्राफ में जो यूनिट वैल्यू ऐड हो रही होती है ना उसको कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ कोई यूनिट वैल्यू ऐड नहीं हो रही है, एक सिंगल यूनिट है, एक सिंगल क्वांटिटी है। जैसे मैंने डिस्टेंस में कहा, तो कोई चीज किसी जगह रुकी हुई है तो उसका एक ही डिस्टेंस है, दूसरा कोई नया नहीं आ रहा उसके अंदर। तो ये मतलब होता है। क्लियर होगी होगी आप तक बात। अच्छा, अब आ जाए दूसरी तरफ। हमारे पास ऐसे हजारों केसेस हैं जहां दोनों क्वांटिटीज जो हैं वाई और एक्स जो हैं वो लीनियरली चेंज हो रही होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हर वो नया यूनिट जो आप इसमें ऐड कर रहे हैं वो पिछले वाली ही की वैल्यू का है। मसलन कि अगर हमारा Y1 है तो एक्स भी 1 है, अगर हमारा X2 होता है तो वाई भी 2 हो जाता है। तो इनको हम कहते हैं लीनियर रिलेशनशिप के ग्राफ। तो इसके लिए हम जो वर्ड ग्रेडियंट की टर्म्स में यूज करते हैं तो हम कहते हैं कि यूनिफॉर्म ग्रेडियंट। ठीक है, इसके लिए हम कह देते हैं कि ये यूनिफॉर्म ग्रेडियंट। चलें, अब उसी तरह हम देख लेते हैं कि अगर ये वेलोसिटी टाइम है तो वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम यूनिफॉर्म आ रहा है तो हम कह देंगे एक्सेलेरेशन यूनिफॉर्म है। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं A2 में, चले बात कर लेते हैं। A2 में हमारे पास फ्लक्स के और उसके ग्राफ होते हैं, क्या नाम लेते हैं, टाइम के। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वोल्टेज और डिस्टेंस के ग्राफ होते हैं। अगर दोनों चैप्टर्स में फाई और एक्स का ग्राफ बना हुआ है, इंड्यूस ईएमएफ की मैं बात नहीं कर रहा, मैं फैराडे लॉ के लिहाज से बात कर रहा हूँ। तो अगर फाई और एक्स के ग्राफ की ये, फाई और टी के, सॉरी, फाई और टी के ग्राफ की ये शेप है, तो हम कह देंगे कि हमारा जो इंड्यूस ईएमएफ है जो हमारी वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट ईएमएफ। ठीक है, ये बोल देंगे हम इसके साथ आराम से, और कुछ भी नहीं कहेंगे। अच्छा, जब इंड्यूस ईएमएफ आती है तो आप सबको पता है वो नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ होती है। तो इसलिए फिर हमें ग्राफ नेगेटिव करने पड़ते हैं, वो मैं आगे चल के आपको बता दूंगा कि वो क्या स्टोरी है। ठीक है, तो चलें, अभी आप बस इधर सीख लें, अब आगे मैं इतनी डिटेल से नहीं चीजें बताऊंगा। अच्छा, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट वाले ग्राफ के ऊपर। हमारे पास अब ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं जहां हमारी फिजिकल क्वांटिटी जो है वो नॉन लीनियरली वाई एक्सिस जो है वो इंक्रीज कर रहा होता है। 20 ऐसी एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास है जैसे आपके पास एग्जांपल के तौर पे वो है थर्मिस्टर का ग्राफ।
आपने देखा कि उसका अगर हम करंट वोल्टेज ग्राफ बनाए तो वो बिल्कुल इसी तरह बनता है कि उसकी रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज होती चली जाती है, ठीक है, कंडक्टिविटी बढ़ती चली जाती है। ये जो इंक्रीजिंग ग्रेडियंट के ग्राफ होते हैं ये ग्रेडियंट के बढ़ने का बता रहे होते हैं कि जो चीज भी उसके डिवाइड करने से आएगी वो बढ़ रही है। तो वो कंडक्टिविटी में नहीं मैं बात करता, वो फिर आप और तरफ चल पड़ेगा आपका दिमाग। तो मैं बात कर लेता हूँ जो आप जिन ग्राफ्स को आप जानते हैं उनके लिहाज से। तो मसलन अगर देखें इसके ऊपर मैं वेलोसिटी टाइम लगा देता हूं, तो वेलोसिटी टाइम में आप देखें तो हम बोलेंगे इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन का ग्राफ है। अगर डिस्टेंस टाइम लगा देते हैं तो हम कहेंगे ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ है। अगर मैं इस पे लगा देता हूँ मोमेंटम टाइम तो हम कह देंगे ये इंक्रीजिंग फोर्स का ग्राफ है। ये सारी चीजें जो है वो इसी तरह मतलब शेप वही रहती है। तो बाकी सिर्फ एक्सिस के लिहाज से जो भी उनके डिवाइड करने से वेरिएबल आता है हम वो बोल देते हैं कि फलाना वेरिएबल जो है इंक्रीज कर रहा है। इन जनरल फिर हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे ये इंक्रीजिंग पॉजिटिव ग्रेडियंट है, पॉजिटिव ग्रेडियंट है। ठीक हो गया। अच्छा बस लास्ट इसका ये होता है, ये डिक्रीजिंग पॉजिटिव ग्रेडियंट की शेप है ये वाली जो है। तो यहाँ पे कोई भी वाई एक्सिस पे जो भी क्वांटिटी है तो इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे डिक्रीजिंग पॉजिटिव ग्रेडियंट। अच्छा, तो साइंस के अंदर अब जो मैं बात आपको बताने लगा हूं मेरा बेटा, ये 100% ट्रू है हर जगह। चाहे कॉन्सेप्ट्स हैं, चाहे कुछ भी है, चाहे ग्राफ्स हैं, हर जगह ट्रू है। आप 50% चीज समझ लें, 50% उसका नेगेटिव होगा, बस। ये हमेशा चलेगा। आप चाहे बायो में देख लो, केमिस्ट्री में देख लो, आपको अगर किसी चीज का पॉजिटिव पता है ना तो उसके 180 डिग्री पे उसका नेगेटिव होगा, चाहे कोई ग्राफ है, चाहे कोई कॉन्सेप्ट है, चाहे वट एवर कुछ भी है। ठीक है, तो इसलिए बेहतर होता है कि बंदा उसका एक्चुअल नॉलेज गेन कर ले और उसका रिवर्स खुद सोच ले। तो ये चार बेसिक फिजिकल चेंजेस होते हैं किसी भी ग्राफ के अंदर। अब इनके रिवर्स क्या होंगे? ये जीरो ग्रेडियंट है पॉजिटिव एक्सिस में तो वो नेगेटिव एक्सिस में होगा। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लूँ बस। अच्छा, तो अब आ जाते हैं इनके रिवर्स के ग्राफ। सारा मैं इनका कलर ही चेंज कर देता हूँ ताकि आपको मेमोराइज हो जाए। तो अब आ जाएगा जीरो ग्रेडियंट जो है दूसरे वाला। अब नेगेटिव ग्राफ्स हैं सारे, ग्राफ्स हैं तो उनमें जीरो ग्रेडियंट आएगा। तो आपके पास उसमें हो सकता है कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी है वो नेगेटिव एक्सिस में बनी हुई हो, ठीक है ना। जैसे डिस्प्लेसमेंट है ये वेक्टर क्वांटिटी है, पोटेंशियल हमारे पास गो के स्केलर है, ये नेगेटिव भी होता है पॉजिटिव भी होता है, जैसे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है। तो ये नेगेटिव एक्सिस में अगर कोई क्वांटिटी है तो ये बताएगी। स्केलर में तो नेगेटिव हमें बताता है कि चीज छोटी है या बड़ी है, ठीक है ना। स्केलर में +4 का मतलब होता है कि चीज 0 से 4 बड़ी है, ठीक है ना। और -4 का मतलब होता है चीज 0 से 4 छोटी है। चलो मैंने कहा लगे हाथ ये भी बता दूं आपको। वेक्टर्स में ये मतलब नहीं होता है इसका। वेक्टर्स में मतलब होता है कि कोई चीज पॉजिटिव अपवर्ड है तो +4 है, अगर कोई चीज डाउनवर्ड है तो वो -4 है। तो वेक्टर्स में डायरेक्शन बता रही होती है जो नेगेटिव है। इससे मैग्नीट्यूड का कोई फर्क नहीं होता, सिर्फ डायरेक्शन का फर्क होता है। यहाँ साइज का फर्क होता है। स्केलर में नेगेटिव हमेशा उसका साइज बताएगा, वेक्टर में नेगेटिव हमेशा उसकी डायरेक्शन बताएगा। तो ये भी एक बात आप जहन में रखेंगे। अच्छा, अब आ जाए हम अपनी डिस्कशन की तरफ। तो यहाँ ये देखें। अच्छा, नेक्स्ट ग्राफ अब वो था पॉजिटिव यूनिफॉर्म, तो ये क्या बन जाएगा? नेगेटिव यूनिफॉर्म। फिर मैं इनको सिमेट्री में भी बना दूंगा। अच्छा, ये आ गया नेगेटिव यूनिफॉर्म ग्रेडियंट। फिर ये क्या आ जाएगा? वो पॉजिटिव इंक्रीजिंग है तो ये आ जाएगा नेगेटिव इंक्रीजिंग, ऐसे बनेगा। यहाँ भी बन सकता है, इस पे भी बात करते हैं अभी थोड़ी देर में कि ये मैं यहाँ दोनों के एक ही मीनिंग क्यों दे रहा हूँ। अच्छा, ये नेगेटिव यूनिफॉर्म हो जाएगा, ये मतलब ये आ जाएगा यूनिफॉर्म, नहीं गलत बोल दिया, यूनिफॉर्म ग्रेडियंट है। ये नेगेटिव इंक्रीजिंग ग्रेडियंट है, नेगेटिव इंक्रीजिंग ग्रेडियंट है, ठीक है। और ऑब्वियसली अब लास्ट में इसका
नेगेटिव डिक्रीजिंग ग्रेडियंट आ जाएगा, ये यूं भी बन जाएगा और यूं भी बन जाएगा। ठीक है, तो ये नेगेटिव डिक्रीजिंग ग्रेडियंट। ठीक है, तो ये अच्छा, अब ये मैं दो दो बना रहा हूं, तो यहां बना दूं चाहे यहां बना दूं तो मीनिंग एक ही रहेंगे, मीनिंग नहीं चेंज होते। तो आप अपने पल्ले बांध लें, ग्राफ्स के अंदर शेप के मीनिंग है, उसकी पोजीशन के कोई मीनिंग नहीं। ठीक है, तो अब आपके पास जो चार पोजीशंस हैं उनमें देखें, ये वाला जो है कि ये था पॉजिटिव यूनिफॉर्म। ठीक है, पॉजिटिव एक्सिस में जीरो ग्रेडियंट, ये पॉजिटिव यूनिफॉर्म था। ये इवन यहां भी बन जाए तो तब भी वही मीनिंग देगा। ये यहां पे भी यूनिफॉर्म ग्रेडियंट कहलाएगा, यहां पे भी बन जाए यूनिफॉर्म ग्रेडियंट कहलाएगा। इसी तरह ठहरे, इसका भी कलर कोई और कर लेते हैं। चलें, ये कर लेते हैं। तो यहां पे अगर ये बन जाता है ऐसे, तब भी बोला जाएगा कि पॉजिटिव इंक्रीजिंग ग्रेडियंट है। यहां पे बोला जाता है इसी तरह बना हुआ तो नेगेटिव डिक्रीजिंग ग्रेडियंट है। इसी तरह इनका, ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हमारे पास जब ये ग्राफ मैग्नेटिज्म में आएंगे या इलेक्ट्रिक फील्ड में आएंगे तो शेप मुख्तलिफ जगहों पे बनी होती है, कभी ऊपर बनी होती है, कभी नीचे बनी होती है, तो बच्चों को समझ नहीं आती कि हम इनको लिखें क्या। तो आप अपने, अगर इन आठ चीजों को माइंड में रख लें, आप किसी किस्म के ग्राफ पे आराम से कमेंट कर लेंगे, चाहे वो किसी सब्जेक्ट का भी ग्राफ हो। ये जरूरी नहीं है कि फिजिक्स के ग्राफों के लिए, ये चाहे केमिस्ट्री के हों, बायो के हों, मैथ्स के हों, आप यही वर्ड बोलें, देखना 100% यही वही आंसर हो, ये फॉलो करेगा। तो ग्राफ पे इतना इल्म काफी है। अब मैं आपको इसको शीट पे कर करके भी दिखा दूंगा। जो बच्चे चाहते हैं कि वो इसके समझने के बाद अपने खुद से चीजें आजमाएं, तो बस इतनी वीडियो देखो आराम से। अब आप जो टॉपिकल उठाओ और उसके अंदर ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करो या उनको मीनिंग देने की कोशिश करो, क्योंकि बाज़ जगह पे तो ग्राफ से ग्राफ प्लॉट करना होता है, जैसे आज मैंने करने हैं। बाज़ जगहों पे कोई कॉन्सेप्ट होता है उसका ग्राफ बनाना होता है, या इक्वेशन होती है उसका ग्राफ बनाना होता है। बाज़ को तो ग्राफ से कॉन्सेप्ट बताना होता है। ये तीन तरह के जो है ग्राफ होते हैं। लेकिन मतलब मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स भी बता दिया, मैंने ड्राइंग भी बता दी, लेकिन अभी तक मैंने ग्राफ से ग्राफ बनाना नहीं बताया आपको। ठीक है, तो वो मैं चलें एक और पेज पे बता देता हूँ ताकि फिर मैं शीट की तरफ जाऊं। देखिए, अब दूसरा हिस्सा है कि ड्राइंग अ ग्राफ फ्रॉम ए गिवन ग्राफ। ये भी मेरा बेटा सात ही ग्राफ बनते हैं टोटल, जो आते हैं आठवां वो जो नेगेटिव वाला है बहुत लेस चांस होता है कि आए। टोटल आपको ये सात शेप्स आएंगी किसी भी ग्राफ के अंदर। ठीक है ना, ये पहली शेप देखें, ये वाली शेप होगी एक, दूसरी शेप होगी ये वाली दो, और ये होंगी तीन। ये तीन शेप्स हो सकती हैं किसी भी ग्राफ के अंदर, कोई भी चीज हो। मैं वेलोसिटी से करूंगा ताकि आपकी क्योंकि उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी है तो आसानी से समझ लेंगे। ठीक है, ये समझे वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना हुआ है। तो एक है जीरो ग्रेडियंट का ग्राफ, और मैंने कहा जी आप इसका मुझे एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ बना के दिखाएं। तो एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ में यहाँ पे आपने, आपको पता है कि कोई एक्सेलेरेशन नहीं है तो जीरो पे निशान लगाएंगे। अब आप ये ध्यान में रखेंगे, जब भी नेक्स्ट ग्राफ बनाएंगे ना जो डिवाइड होने से बनेगा, वो हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्राफ बॉटम पे बनेगा। कभी नहीं हो सकता कि पिछले ग्राफ में तो यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन है, अगले में ये बॉटम पे लाइन ना हो। ठीक है, ये पॉजिटिव यूनिफॉर्म लाइन है। जब कभी आप देखें इसकी हमेशा हॉरिजॉन्टल पॉजिटिव लाइन बनेगी, कभी नहीं होगा चाहे जो मर्जी हो जाए सब्जेक्ट, जो मर्जी हो, ये ग्रेडियंट हमेशा इसका कांस्टेंट आएगा। तो मतलब यहाँ पे पॉजिटिव एक्सेलेरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन है, मैंने बना दिया एक्सेलेरेशन टाइम। ये नेगेटिव यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो ये फिर नेगेटिव में यूनिफॉर्म लाइन बन जाएगी और अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड बनेगी। अगर इसका मैग्नीट्यूड 4 है तो इसका 2 है, तो फिर आप उसी तरह बनाएंगे कि मतलब बाज़ को तो ये भी होगा कि ये ज्यादा ग्रेडियंट है, ये कम ग्रेडियंट है। यहाँ मेरे लिहाज से तो मुझे लग रहा है कि ये ग्रेडियंट ज्यादा है, थोड़ा सा ज्यादा है, वो थोड़ा सा कम है। तो फिर उसी लिहाज से आप इसकी जो लाइन है वो थोड़ी सी नीचे, उसी साइज के लिहाज से नीचे जाके बनाएंगे। वो जब मैं
ग्राफ्स में बनाऊंगा तो आपको ये चीज़ काफ़ी क्लियर हो जाएगी कि कैसे बनाते हैं। शेप्स को देख लें, 3 ग्राफ हो गए, 1 2 3, बस ये 3, बाकी कितने बच गए? ये 4 ग्राफ हैं जो अमूमन कॉस वेव या साइन वेव की फॉर्म में आते हैं। पेंडुलम के ग्राफ्स भी इसी तरह हैं, ठीक है। दूसरी तरफ आ जाते हैं, इसी सर्किट के ग्राफ आ जाते हैं, वो सारे इसी तरह के हैं। मसलन मैं अब आपको इसका करंट का, चले प्राइमरी कॉइल वाला करंट दिखा देता हूँ कि उसका ऐसे बना होता है, ठीक है। पेंडुलम का भी हो सकता है, या बेहतर है मैं पेंडुलम के बना दूं क्योंकि आगे है वो उसका फ्लक्स का तो है ना। तो चले पेंडुलम वाले चैप्टर का आपको इधर से समझ आ जाएगा। देखिए ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ठीक है। अब ऑब्वियसली इसका नेक्स्ट बनना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम में आपको पता है ये क्या था, मैंने आपको बताया है कि ये पॉजिटिव डिक्रीजिंग ग्रेडियंट है, मतलब ग्रेडियंट में पॉजिटिव में कमी आ रही है। तो यहाँ एक्स और टी को डिस्प्लेसमेंट टाइम को डिवाइड करने से हमें मिलती है वेलोसिटी। तो यहाँ वेलोसिटी पॉजिटिवली कम हो रही होगी, ठीक है। यहाँ क्योंकि इसके ग्राफ्स में ना एंगल लग रहा होता है तो इसलिए इसकी कर्व्ड शेप आती है। वहां स्ट्रेट लाइनें क्यों आ रही होती हैं? क्योंकि उसका एक्सेलेरेशन जो होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो इसका ग्राफ देख लेना, इसका साइन थीटा का ग्राफ होता है। इसका नेक्स्ट डेरिवेटिव, जो बच्चे मैथ्स जानते हैं उन्हें पता है कि अगर हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो वी नॉट कॉस थीटा हो जाएगा। तो कॉस थीटा अब आपको पता चल जाएगा कि जो पॉजिटिव कॉस थीटा का ग्राफ बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब अगली चीज देख लें, यहाँ पे नेगेटिव इंक्रीजिंग ग्राफ है ये वाला। तो यहाँ पे अब आप इसका नेगेटिव में बढ़ता हुआ ग्राफ बता देंगे कि वेलोसिटी नेगेटिव में बढ़ रही है। ये देखें, ये है नेगेटिव में डिक्रीजिंग ग्राफ, जो भी इसका ग्रेडियंट है वो नेगेटिव में कम हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद ये है पॉजिटिव में इंक्रीज होता हुआ ग्राफ, और ये देखें ये पॉजिटिव में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इससे एक्सेलेरेशन का ग्राफ बनाऊं, इसी रूल से मैं बना लूंगा, ठीक है। तो ये देखो कि मैं यहाँ पे एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ बनाता हूं, तो ये क्या है? नेगेटिव इंक्रीजिंग एक्सेलेरेशन, क्योंकि अब इन दोनों के डिवाइड करने से एक्सेलेरेशन ने आना है। तो ये नेगेटिव में इंक्रीज होता हुआ एक्सेलेरेशन है, ये देखें नेगेटिव एक्सेल हो गया। तो ये नेगेटिव में डिक्रीजिंग एक्सेलेरेशन है, तो नेगेटिव में डिक्रीज होता हुआ एक्सेलेरेशन आ गया। और ये पॉजिटिव में इंक्रीज होता हुआ एक्सेलेरेशन है, तो ये पॉजिटिव में इंक्रीज हो रहा है। और लास्ट में ये देखें, ये पॉजिटिव में डिक्रीज होता हुआ एक्सेलेरेशन है, तो ये डिक्रीज हो गया, ठीक है। इसका जो बच्चे मैथ्स जानते हैं उन्हें पता है कि जब हम कॉस का डेरिवेटिव लेंगे तो वो एक्सेलेरेशन आ जाएगा। एक्सेलेरेशन जो होता है ए नॉट साइन थीटा होता है, और नेगेटिव में आता है क्योंकि इसका जो डेरिवेटिव जब हम लेते हैं तो वो नेगेटिव, बना देता हूँ नीचे, नेगेटिव ए नॉट साइन थीटा होता है। तो कॉस का डेरिवेटिव जो होता है वो नेगेटिव साइन होता है, तो इसलिए फिर ये इस तरह बनता है। आप देखें, आप ट्रिग्नोमेट्री के जो रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंगली देख लें, इधर से देख लें, ठीक है। जो बेसिक फोर ग्राफ के कॉन्सेप्ट हैं उससे देख लें, आपके पास जो आपको इजी लगे ना उससे आप इसको ड्रॉ कर लें। अच्छा, अब अगली चीज जो है कि आप अमूमन हम कह देते हैं डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब भी ग्रेडियंट ही होता है। असल में ग्रेडियंट है, डेरिवेटिव है, ये सारी एक ही बात है। ग्रेडियंट भी यूनिट वैल्यू है, ठीक है ना। और डेरिवेटिव भी यूनिट वैल्यू ही होती है, मैं जानबूझ के नहीं लिख रहा उसको, ठीक है ना। तो डेरिवेटिव है या ग्रेडियंट है, इंटीग्रेशन हम बोल देते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब ही एरिया अंडर द ग्राफ होता है। तो जब मैं एरिया अंडर द ग्राफ पे बनाऊंगा तो वहां मैं फिर आपको ये चीज समझा दूंगा। तो ये है पूरी स्टोरी ग्राफ्स की। अब तो जो मैं एक्सरसाइज करूंगा वो तो सेपरेट हो जाएगी ना, तो अगर कोई समझना चाहे, वरना आपको समझने के लिए बस इतना ही काफी है ग्राफ्स के बारे में। कि जितने भी ग्राफ्स हैं वो उनके लिए आपको ये बेसिकली ये दो चार बातें ही जो है समझनी चाहिए, बस काफ़ी होती हैं। अब बेहतर तो यही है कि आप इसको देखने के बाद ग्राफ्स पे थोड़ी सी कोशिश करें, अगर आप करने में कामयाब हो जाते तो इनफ, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक्सरसाइज में इसको कर करके भी दिखा देता हूँ आपको सारा। तो ये देखें, पहला क्वेश्चन है, ये 24 मार्च का भी रिसेंट पेपर जो है उसका है क्वेश्चन। तो उसके अंदर उसने कहा हुआ है कि स्मॉल कॉइल है 64 टर्न्स एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.71 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको फॉर्म पता होना चाहिए कि 10 रेज टू -4 मीटर स्क्वायर होते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में।
तो ये कन्वर्जन होगी आगे चल के जब हम कैलकुलेशन करेंगे। तो मैंने कैलकुलेशन वगैरह तो नहीं करनी, वो आप खुद करके देख लेना। अच्छा, the center of the coil C is on the central axis of the solenoid. There is a constant current in the solenoid. Coil C is moved through the solenoid from position X to position Y. आप इसको यहां से यहां लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सोलेनॉइड के कॉन्सेप्ट जो फील्ड का है वो कॉन्सेप्ट होना जरूरी है, तो नीचे वाला प्लॉट होगा वरना नहीं होगा। कॉन्सेप्ट क्या है कि किसी भी सोलेनॉइड के अंदर या मैग्नेट के अंदर भी, इवन मैग्नेट के अंदर इवन हम जा नहीं ना सकते, लेकिन उसके असूल एक ही रहता है, असूल कभी भी नहीं चेंज होता। तो किसी भी सोलेनॉइड के अंदर फील्ड लाइंस यूं पैरेलल होती है, और फील्ड लाइन जब पैरेलल हैं तो यूनिफॉर्म है, फोर्स कांस्टेंट होगी यहाँ पे, ठीक है। जब कोई चीज यहाँ मूव करेगी तो उसके ऊपर जो फील्ड की लाइंस हैं वो एक जैसी होंगी। बाहर जाके ये यूं डाइवर्ज करती हैं, ठीक है ना, ऐसे। तो नॉर्थ पोल बनेगा, क्योंकि यहाँ अगर हम राइट हैंड ग्रिप रूल यूज करें तो यहाँ नॉर्थ पोल बनता है और यहाँ साउथ पोल बनता है। मे भी आगे कहे कि बनाओ या ना भी कहे, तो पता तो होना चाहिए आप लोगों को कि क्या है इसके अंदर पोल निकालने का रूल। ठीक हो गया। अच्छा, अब नीचे वो कहता है कि देयर इज अ कांस्टेंट करंट इन द सॉलिनॉइड, तो ऑब्वियसली अब तो ये मैग्नेटिक फील्ड में कुछ चेंज होगा ही नहीं। Coil C is moved through the solenoid from position X to position Y. अब यहाँ लेके गए on the figure 6.2, sketch a line to show the variation of magnetic flux linkage in the coil C with position at as it moves from X to Y. अच्छा, अब आप देखेंगे अगर आप एक्स से वाई जा रहे हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स तो हर जगह एक जैसे ही है, और नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया, उसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं, तो वही रहेंगी। तो इसलिए देयर विल बी नो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एज वी मूव फ्रॉम एक्स टू वाई। ठीक हो गया, तो ये तो सादा सी चीज थी। अच्छा, एक्सप्लेन द शेप ऑफ योर लाइन इन A1, तो वो सारी मैंने आप बता दी है कि मैंने ये शेप क्यों बनाई है, तो वो आप इसमें से लिख देंगे आंसर बना के। अच्छा, ये अब वही तीनों ग्राफ जो मैंने बनाए थे वही कुछ आगे देखें बी के लिए और टाइम के साथ आगे। उसने कहा जी कॉइल सी इज नाउ हेल्ड स्टेशनरी एट एक्स, द करंट इन द सोलेनॉइड varies so that the magnetic flux density B at X varies from time 0 to time 4t as shown in the figure 6.3. Calculate the maximum magnetic flux linkage in C. तो वो फिर आपको मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज का फार्मूला पता होना चाहिए, कैलकुलेशन तो आप खुद ही करेंगे। तो ये होता है एन बी ए साइन थीटा। तो यहाँ साइन थीटा तो है कोई नहीं, सिर्फ एन बी ए करेंगे आंसर आ जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पे जब आप मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज आपने लेना है तो मैग्नेटिक मैक्सिमम बी पे ही आएगा, है ना। मैक्सिमम फ्लक्स लिंकेज जो है वो यहाँ बी पे 0.08 ही होगा, और तो कोई नहीं, क्योंकि ये वैल्यू कम है। बाकी एरिया गिवन है, ठीक है, एन गिवन है, ये 64 टर्न्स गिवन है, तो फिर आप उसको कर लेंगे खुद ही। अच्छा, ऑन द फिगर 6.4 sketch a line to show the induced electromotive force in coil C, ठीक है, फ्रॉम टाइम 0 टू टाइम जो है 40। तो अब आपने ये बतानी है, यहाँ इसने नहीं बताया कि आप इनका रिलेटिव मैग्नीट्यूड वगैरह बनाएं, लेकिन यहाँ पे हम देख लेंगे। मुझे नहीं लग रहा ग्रेडियंट डिफरेंट आएगा दोनों जगह पे, अगर सेम आया तो फिर तो सेम ही स्टेप बनेंगे, बिल्कुल वैसे ही स्टेप बनेंगे जैसे मैंने एक्सेलेशन में बनाए थे। देखिए यहाँ पे कोई ग्रेडियंट नहीं है, जीरो आ जाएगी लाइन, ठीक है। यहाँ स्टेप का राइज है 2 का और रन भी 2 का, तो 2/2 1 आ जाएगा। इसका ग्रेडियंट 1 आ रहा है, ठीक है, जो भी हम वैल्यू बनाएंगे। इसमें देखें 4 एक्स एक्सिस पे राइज रन है और राइज 4 का, 4 और 4 1 आ जाएगा। तो ठीक है, इसके दोनों जगह ग्रेडियंट सेम आने हैं। तो फ्रॉम अप टू टी जो है हमारा ग्राफ जो है उसमें कोई ग्रेडियंट नहीं है, ठीक है। फ्रॉम टी टू 2t जो है वो एक स्टेप अगर बनाना चाहे या 2 बनाना चाहे हमारी मर्जी है। अब हमारा यहाँ पे है पॉजिटिव ग्रेडियंट। आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारी इंड्यूस ईएमएफ होती है वो नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट होती है, ठीक है ना। वो तो ऐसे नेगेटिव पोटेंशियल होती है ना उसका। तो इसलिए ये पॉजिटिव यूनिफॉर्म असल में तो लाइन बननी चाहिए थी यहाँ पे, अगर मैं 2 स्टेप्स को एज अ स्टैंडर्ड लेके चलता हूँ, ठीक है, यहाँ पे। लेकिन क्योंकि नेगेटिव ग्रेडियंट है तो यही वाली लाइन जो है वो यहाँ आके बनाऊं, मतलब पॉजिटिव मेरी ईएमएफ आएगी तब जब मैं
डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी यूज करूंगा। अब नेगेटिव आएगी तब जब मैं इसका रिवर्स करूंगा, तो हमने तो ये वाली इंड्यूस ईएमएफ प्लॉट करनी है ना, ईएमएफ नहीं प्लॉट करनी, तो इसलिए ये यहाँ बनेगा। अच्छा, उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ भी 4/4 का जो ग्रेडियंट है वो वहां नहीं आ रहा, लेकिन वो ग्रेडियंट है नेगेटिव यूनिफॉर्म, ठीक ना, नेगेटिव यूनिफॉर्म ग्रेडियंट है, तो इसका फिर पॉजिटिव यूनिफॉर्म स्टेप बना दूंगा। तो अब ये इसका जो है असल में ग्राफ बनेगा, ठीक है। इसका नेगेटिव यूनिफॉर्म होने की वजह से बनना तो नीचे था, सॉरी, पॉजिटिव यूनिफॉर्म होने की वजह नहीं, सही कह रहा था, नेगेटिव यूनिफॉर्म होने की वजह से इसका स्टेप जो था वो नेगेटिव में यूनिफॉर्म बनना था, लेकिन जब हम उसे इस नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, तो इसलिए फिर ये हमारा ग्राफ जो है इस शेप का आएगा, ठीक है। अब ये वही तीनों शेप्स होगी, अब वो बच गई 4 शेप्स जो रहती हैं। अच्छा, मेरी जो अब थिंकिंग है ये ज्यादा आती नहीं है कर्व्ड शेप, लेकिन मैं बनवा दूंगा आपको, ज्यादातर तो यही आएंगी आप पेपर्स में, मैंने जितने भी रिसेंट पेपर देखे हैं उनमें यही वाली हैं शेप्स, तो अगर आप इनको अच्छे से समझ लें तो मैं नहीं समझता कि अब आपको कोई मसला मसाइल होगा, क्योंकि जो नेक्स्ट पेपर है 23 का उसमें भी यही शेप है, ये देखें वही शेप है, तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट भी है तो वो साथ में बता के फिर नीचे वही इंड्यूस ईएमएफ की शेप बनाऊंगा यहाँ, लेकिन मसला है कि कैलकुलेशंस हैं, आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वो कि ये वैल्यू उसने करवा ली है कैलकुलेट, तो मैं तो उसी के लिहाज से प्लॉट कर दूंगा। तो ये 23 का है, अक्टूबर नवंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन 7 है, 42 पेपर है, तो ये उसने एक हॉल प्रोब दिया है, containing a thin slice of semiconductor material is placed in a uniform magnetic field of flux density P. The largest face of the slice are perpendicular to the magnetic field। ये समझ लें जब भी कोई फेस इसके परपेंडिकुलर होगा तो उस वक्त इसकी जो वोल्टेज है इसके अंदर इंड्यूस मैक्सिमम होगी। हमें कैसे पता चलेगा? तो ये आप जैसे ही कोई क्वेश्चन या ग्राफ करने लगे आप उसका फॉर्मूला लिख लेंगे। इसका फॉर्मूला है BI/T/N/Q, ये इसका फॉर्मूला है। अच्छा, अब हमारा वोल्टेज का जो लिंक है वो मैग्नेटिज्म से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बाकी चीजें तो बदली नहीं उसने, तो VH जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, ठीक है। हॉल वोल्टेज जो भी होगा जैसे B चलेगा वैसे ये चलेगा, तो मतलब क्या हुआ कि अगर ये हमें आगे चल के ये कहता है कि ये ग्राफ बनाओ, आपने एज इट इज यही शेप यहाँ पे कॉपी कर देनी है, सिर्फ ख्याल ये रखना है कि जो उसने वोल्टेज कहे हैं वो वोल्टेज वहां पे प्लॉट होगी, ठीक है, कैलकुलेशंस करके। तो मैं चले देखता हूँ नीचे जाके, करंट उसने दिया हुआ है हम, ठीक हो गया, करंट आ जाएगा, थिकनेस वगैरह सारा कुछ बताया होगा, देखते हैं क्या कहता है, देखें ये the thickness x of the slice is 1.8 millimeter. The number density of charge carrier in the semiconductor material is 1.5 into 10 raised to 16। तो ये जो n है ये वाला आ गया, करंट आ गया, b आ गया, t आ गया, और चार्ज की टाइप देख लेते हैं कौन सा चार्ज है, वो देख लेते हैं। The constant current 5.4 ampere is passing through the slice between the shaded faces, or hall voltage which is developed between the terminal PQ is recorded। अच्छा, ये ऊपर लिखा होगा कहीं, देखता हूँ, all containing material यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, वरना तो चार्ज वो इलेक्ट्रॉन का फिर यूज करेंगे ना, क्योंकि जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं इनके अंदर होल्स भी मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी मूव करते हैं, तो चार्ज तो एक ही होता है ना दोनों का, जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तब भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होगा, अगर होल मूव करेगा, होल वैसे अब कंसेप्ट निकल गया है क्योंकि बैंड थ्योरी के साथ था, तो ये अब नहीं हमें आएगा, लेकिन फिर भी आप समझ लें इसको, ये पॉजिटिव चार्ज होता है, वो नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन का, ये पॉजिटिव होता है, और कोई डिफरेंस नहीं होता। तो उससे फर्क क्या पड़ता कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन यूज करता तो हॉल वोल्टेज मेरा नेगेटिव आता, अगर मैं पॉजिटिव चार्ज यूज करता तो फिर मेरा हॉल वोल्टेज पॉजिटिव ही आता। तो यहाँ अगर इसने मेंशन किया होगा तो करेंगे, वरना फिर एज इट इज शेप ही मैं ड्रॉ कर दूंगा। अच्छा, figure 7 point shows the variation with time t of p. Show that when b is equal to 40 into 10 की पावर -6 टेस्ला, the magnitude of VH जो है is 5। तो बस इसमें वैल्यूज डालेंगे, आंसर आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है ना, इसकी वैल्यू 4 लेके और उसमें डाल के आंसर आ जाएगा, और आएगा वो 5 वोल्ट। तो मैं 5 वोल्ट के लिहाज से ही बनाऊंगा आप इसको। अच्छा, on the figure 7.3, sketch the variation of VH with T between T0 and T.0
80। सारा ग्राफ बनाना है हमने। तो इसका भी मैंने आपको पिछले ग्राफ में भी ट्रिक बताया था कैसे बनाते हैं, अब भी आप समझ लें। आपने क्या करना होता है, किसी भी पहली शेप के नंबर ऑफ ब्लॉक्स देख लेने होते हैं। पॉइंट 2 तक जो है आपके पास एक यूनिफॉर्म ग्रेडियंट है, ठीक है ना। यूनिफॉर्म ग्रेडियंट है, लेकिन यहाँ पे ग्रेडियंट तो नहीं प्लॉट होना, इसने बी के ने उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्लॉट होना है। तो ये स्ट्रेट लाइन एज इट इज यूनिफॉर्म ग्रेडियंट की हम यहाँ पॉइंट 2 तक बना देंगे, और उसका मैग्नीट्यूड जो जाएगा वो 5 वोल्ट तक जाएगा, ठीक है। तो मतलब क्या है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूँ। ये तो यहाँ 5 वोल्ट आता है समवेयर इधर, ठीक है, यहाँ पे आता है 5 वोल्ट। और यहाँ पे क्योंकि 6 और 4 के हाफ पे ही आना ना उसने, ये हाफ ही बनता है। अब आपने यहाँ तक स्ट्रेट लाइन बना, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अब आपने देखा है कि वहां पे कांस्टेंट लाइन है, पॉइंट 4 तक स्ट्रेट लाइन जा रही है, तो आपने उसी तरह स्ट्रेट लाइन जो है वो कॉपी कर देनी है। तो ये ब्लॉक्स का हिसाब रख लिया करें, ये बिल्कुल इजी सा तरीका है, ऐसे करके ये आप यहाँ, ठीक है। और उसके बाद पॉइंट जो है मेरे पास 0 आएगा, ये नहीं नेगेटिव आएगा 2 तक। तो 2 तक आने का मतलब है 4 पे 5 वोल्ट था, तो 2 पे कितना हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, 2.5 वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 2.5 वोल्ट पे आके फिर स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। तो वहां पे अब हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने की वजह से ये हम आराम से रेशो लगा लेंगे। अब 2.5 जो है ये इनका 3 बनता है, और उसके तकरीबन मिडल में बनेगा। आप पहले ये नीचे आएंगे इसके बिल्कुल 2.5 पे, ठहर जाइए, ये 2, और ये बनती है लाइन पॉइंट 2 की, ठीक है ना। पॉइंट 2, और फिर आ गया ये 4, और यहाँ करके 3 बनता है, उसके हाफ में आएगा। चल अच्छा, और फिर उसका ब्लॉक जो है वो भी जरा मैं देख लूँ किस ब्लॉक पे आके इसको जो हमने करना। यहाँ पे 1 2 3 4, और फिफ्थ लाइन है 5 के ऊपर ना, 0.05 के ऊपर हमने आना है, और 2.5 तक आ जाना है हमने तब तक, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसके बाद 1 2 3 4 5, इस लाइन तक हमने यहाँ पे आ जाना, जहाँ 2.5 बन रहा है। तो 2.2 और 2.4, नहीं ये इसकी लाइन कितने की बनती है, 2 है ना। तो 2/5 पॉइंट 4 की एक लाइन है, अच्छा मैं गलत कह रहा था। तो यह देखें कि यहाँ पे अब आपका 2.4 ये है, 2.5 समथिंग इधर कहीं आएगा, 2.6 मिडल में आएगा, तो आपने फिर 2.4 तक ही आना है। क्योंकि आपको मैंने बताया हुआ है कि आपने हाफ ब्लॉक से नीचे निशान नहीं लगाना। अब इसका क्योंकि 1 ब्लॉक जो है वो पॉइंट 4 का है, और हमने पॉइंट 5 प्लॉट करना है। तो पॉइंट 5 के लिए ये नहीं है कि हम थोड़ा सा ऊपर प्लॉट करेंगे, हम पॉइंट 4 लाइन पे ही ग्राफ प्लॉट कर देंगे। मतलब जो हमारा 2.4 वोल्ट की लाइन है हम उसके ऊपर प्लॉट करेंगे, और उसके बाद आपने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो है वो बना दें, ठीक ना, ऐसे इसके साथ साथ बिल्कुल उसके ऊपर ऊपर ही, थोड़ा सा मेरे से नीचे लग रही है, तो आपने वहां स्केल के साथ अच्छे से ये लाइन बना देनी है। तो ये इसका ग्राफ आ गया। अच्छा, अब आ गया वही इंड्यूस ईएमएफ वाला ग्राफ, ठीक है। नीचे यहाँ तो वो कैलकुलेशन करवा रहा है वो इंड्यूस ईएमएफ के लिहाज से, तो वो फिर आप कर लेंगे। वो कह रहा है कि 2.0 इंटू 10⁻⁵ 4 वोल्ट आता है। अच्छा, और ये है भी काफी लंबा ग्राफ है, 4 नंबर का ग्राफ है, तो यहाँ प्रॉपर कैलकुलेशंस के थ्रू वैल्यूज करेंगे हम कैलकुलेट। तो ये जो पोर्शन है पहले पढ़ लेते हैं कि इसने किस पोर्शन का करवाया, फिर दूसरा पोर्शन जो होते हैं वो रेशो से हो जाते हैं, ठीक है ना। ये वाला ग्राफ है, और पॉइंट 2 अब मैं देख लेता हूँ ना कि उसने किस पोर्शन की कैलकुलेशन करवाई है। द हॉल प्रोब इन ए इज रिप्लेस्ड विद अ स्मॉल फ्लैट कॉइल दैट हैज 300 टर्न्स, ठीक है, 3000 टर्न्स। द क्रॉस सेक्शनल एरिया of the coil is 3.4 into 10 raised to minus 4 meters squared. The plane of the coil is perpendicular to the magnetic field. The electromotive force E induced between the terminals of the coil is recorded as B varies as shown in the figure 7.2. ठीक हो गया। Show that the magnitude of E at the time t equal to 0.10 is this. 0.10 वही जो यूनिफॉर्म ग्रेडियंट वाला है, तो 0.10 जो है वो हमारा यहाँ तक जो है हमारा ग्रेडियंट हम ले लेंगे।
तो वहाँ पे 0.10 जो है, 0.01 है, सॉरी 0.10 कह रहा हूँ, वो ये वाला हाफ है इसका। ठीक, इसके बिल्कुल हाफ तक वाला जो, अच्छा वो आपने कैलकुलेट कर लिया और यही है। अच्छा अब यहाँ पे एक बहुत जरूरी बात जो है वो क्या है कि ये ग्रेडियंट तो है यूनिफॉर्म। आप चाहे 0.01 पे वैल्यू लें चाहे 0.02 पे लें, एक ही आएगी, चेंज नहीं होगी ये वैल्यू। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं यही बना देता हूँ वहां की बजाय, कि आपके उसके जो ग्राफ है यहाँ तक ईएमएफ का, उसकी यहां तक कांस्टेंट लाइन आएगी, इंड्यूस ईएमएफ। अच्छा, फिर यहाँ के बाद कोई ग्रेडियंट नहीं है, जीरो हो जाएगी लाइन। ठीक है, यहां तक जाएगी जीरो। अच्छा, फिर क्या हो कि इसके बाद है नेगेटिव यूनिफॉर्म। अच्छा, अब मैं तो सीधे ग्राफ बना रहा हूँ ना, वहां नेगेटिव, इसको उल्टा बनाऊंगा, मैं चेंज कर दूंगा, लेकिन आप ग्राफ के लिहाज से देखें तो यहाँ पे फिर यूनिफॉर्म है, तो ये नेगेटिव यूनिफॉर्म होगा, ऐसे करके नीचे बनेगा, और फिर कोई ग्रेडियंट नहीं होगा, ऐसे करके जीरो होगा। ठीक है, अब इसको असल वाला बनाते हैं जो वहां बनाना है हमने, वो देखें। अच्छा, क्योंकि हमने इंड्यूस ईएमएफ में ग्रेडियंट को फिर इन्वर्ट कर देना होता है, तो ये देखेंगे यहाँ पे अब हमारा जो फर्स्ट था 0.2 तक, वो आ रहा था पॉजिटिव यूनिफॉर्म ग्रेडियंट। हमारी शेप कुछ इस तरह की वहां बनी हुई है, मैं इसको इधर ही ले आता हूँ ताकि हमें, ये 0.02 है। तो यहाँ पे हमने पॉजिटिव यूनिफॉर्म की बजाय नेगेटिव यूनिफॉर्म की लाइन लगानी, क्योंकि हमारा जो है वो इंड्यूस ईएमएफ का ग्राफ। ठीक है, और फ्रॉम 0.02 टू 0.04 जो है वो जीरो ग्रेडियंट है, तो वहां पे आपने ये लाइन लगा देनी। ठीक है, अब जो लास्ट पोर्शन है इसका ग्रेडियंट भी देख लेते हैं, उसका भी देख लेते हैं कि कितना कितना है। इसकी वैल्यूज हैं, इसमें है 5 हॉरिजॉन्टल लाइंस और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइंस है। इसका ग्रेडियंट आता है 2। अच्छा, 4 डिवाइडेड बाय, 4 नहीं, ये 20 डिवाइडेड बाय 10 जो है, तो वो भी 2 आता है, तो इसका मतलब दोनों का ग्रेडियंट एक ही आएगा। ठीक है ना, मतलब ये 20 लाइंस हैं और 10 से डिवाइड करें 2 ग्रेडियंट आता है, ये 10 लाइंस हैं 5 से डिवाइड करें तो 2 आता है, इसका मतलब इस ग्रेडियंट में कोई फर्क नहीं आएगा। तो अब हमारा सिर्फ शेप का फर्क आएगा कि ये नेगेटिव यूनिफॉर्म ग्रेडियंट, तो हम इसको पॉजिटिव यूनिफॉर्म लाइन लगाएंगे उतनी देर के लिए, वो 5 लाइंस आफ्टर 0.04। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ तक पॉजिटिव यूनिफॉर्म आ जाएगा, और उसके बाद फिर कोई ग्रेडियंट नहीं है, देन यू हैव स्ट्रेट लाइन अप टू 0.08। तो ये मेरा बेटा ये ग्राफ हो गया। तो आते तो अब यही ग्राफ है, नेक्स्ट जो है वो मैं आपके नॉलेज के लिए बना देता हूँ। तो आप ये वाला तो तकरीबन अब हम बना चुके हैं, वैसे चले जल्दी से बना देता हूँ। ये पुराने पेपरों का है, 2000 मेरा ख्याल 12 या 13 या 14 में से उस सालों का है, लेकिन शेप वही है, सारी वही है जो अभी की है। तो इसमें सिर्फ एक फर्क है कि इसका ग्रेडियंट डबल है तकरीबन उससे ना, अगर हम राइज ओवर रन लें, वहां अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो आप अपने स्केल से कर सकते हैं। आप आराम से स्केल रखें इसके इधर और देख लें कि ये विड्थ कितनी है, ये हाइट कितनी है, रेशो ले लें। इसी तरह आप इसका स्केल रखें इधर, ये विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है, रेशो लेके आप आसानी से डिसाइड कर लेंगे। तो ये है जी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी इन द कॉइल इज नाउ मेड टू वेरी विद टाइम टी एज शोन इन द फिगर 6.2। और वो कहता है जी कि इसके ऊपर स्केच करे वेरिएशन विद टाइम टी ऑफ द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल। तो वही सारी स्टोरी आप खुद ही करें, मैं कर देता हूँ। वो कुछ बच्चे होते हैं वो देख के ही करते हैं, जो समझदार बच्चे हैं ना, लाइक बच्चे हैं, वो तो ना चाहे देखें इसके बाद। ठीक है, यहाँ पे कोई ग्रेडियंट नहीं है, यहाँ पॉजिटिव यूनिफॉर्म है तो आपने नेगेटिव यूनिफॉर्म बना देना है। अगर आपने ये देखे ना स्टेप्स, कोई चीज भी रेफरेंस ले लें, ये छोटे से जो डॉट्स लगे हुए हैं इनको आप रेफरेंस ले लें, तो इसका ग्रेडियंट अगर 1 है, ठीक है ना, और ये 2 स्टेप्स में मैंने बना दिया, अब मैं देख रहा हूँ कि इसका ग्रेडियंट जो है वो डबल है, तो मैंने फिर इस तरह की 4 लाइंस ले लेनी है, 1 2 3 4 के डबल ग्रेडियंट जो है वो मैं इस तरह बना दूंगा बस। ये सिंपल, और कुछ भी नहीं इसके अंदर। अच्छा, फिर वो आखिरी जो था, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये पहले 2 पेपर्स में आया है, दोबारा तो नहीं कभी आया, लेकिन ये बड़ा है कॉन्सेप्ट समझने वाला, कि आपको अगर ग्राफ की बजाय हॉल प्रूफ की मोमेंट और कॉइल की मोमेंट से कह दे कि ग्राफ बना के दिखाओ, तो फिर क्या करना होता है। ठीक है, तो ये मई जून 14 का क्वेश्चन है, 7 है।
पेपर 4 1 आप देख लेंगे. Solenoid is connected in series with the battery and switch. Hall probe is placed close to one end of the solenoid as illustrated in figure 7.1. अच्छा. The current in the solenoid is switched on. The Hall probe is adjusted in position to give the maximum reading. वो परपेंडिकुलर प्लेन रखी हुई है उसने. अच्छा, जनरल सिंबल जब हम पेपर 5 बनाएंगे तो हॉल प्रोब का ये बनाएंगे आप. वो जब पेपर के अंदर नहीं बनाते, पेपर 5 के अंदर कहते हैं जो हॉल प्रोब बना के दिखाएं. तो कल भी एक बच्चे को मैंने क्वेश्चन करवाया था, तो उसमें भी था हॉल प्रोब का थोड़ा बहुत काम. ठीक है. तो जब नहीं, इंड्यूस ईएमएफ में नहीं होता सच. हाँ, मैंने इंड्यूस ईएमएफ का कराया था. जब मैग्नेटिज्म विद डिस्टेंस होगी ना, तब हम इसको यूज करें. इंड्यूस ईएमएफ में नहीं यूज होता. तो चले, कभी पेपर 5 की बात होगी तो वहां पर ये डिटेल से आप इसको समझ लेना. ठीक है. अच्छा, अब आप आ जाए. वो कहते हैं ये करंट इन द सोलेनॉइड इज स्विच्ड ऑन अगेन सेवरल सेकंड्स लेटर इट इज स्विच्ड ऑफ. कुछ देर आपने उसको ऑन करके, यहाँ वो कहता है जी आपने करंट ऑन किया, अब यहाँ पे आपने करंट ऑफ कर दिया. जब आप करंट ऑन करेंगे तो इसमें मैग्नेटिज्म आ जाएगी. मैग्नेटिज्म इसकी कांस्टेंट होगी क्योंकि ये उसके सर पे तो पड़ा हुआ है, बिल्कुल ही बहुत ज्यादा फैल तो नहीं पाएगी. तो मैग्नेटिज्म इसके परपेंडिकुलर है. तो वही जो चीज अभी हम करके आए हैं, तो वी एच जो है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिज्म. ठीक है. या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी. तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही आपने स्विच ऑन करना है, इसका वोल्टेज कांस्टेंट हो जाना. थोड़ा सा टाइम भी डिले भी दे सकते हैं, लेकिन वो मिली सेकेंड्स का ही होगा, इतना कोई इश्यू नहीं आएगा. लेकिन आप डायरेक्ट भी राइज कर सकते हैं. ठीक है. और उसके बाद जब तक मैग्नेटिज्म है तो मैग्नेटिज्म की ये डिटेक्शन देता रहेगा. मैंने आपको कई बार क्लास में भी बताया है कि जो हॉल प्रोब है ये प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिज्म बताता है, और जो कॉइल है ये चेंज इन मैग्नेटिज्म बताएगा आपको हमेशा. ठीक है. तो ये यहां तक कांस्टेंट रहेगी. उसके बाद जैसे ही आपने स्विच ऑफ करना है तो फौरन से मैग्नेटिज्म ने खत्म हो जाना है. आप थोड़ा सा डिले दे के भी खत्म कर सकते हैं, आपकी मर्जी है. क्योंकि कोई भी मटेरियल अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी फौरन लूज नहीं कर जाता होता, थोड़ा सा टाइम लेता है. इवन आप देखें ना, सादा जुबान में समझे कि मैं थर्मोमीटर अगर पानी में डालता हूँ फौरन से वो 100 डिग्री थोड़ी दे देगा, थोड़ा टाइम तो लेगा ना. कोई भी इंस्ट्रूमेंट है एनर्जी ऑब्जॉर्ब करके रिएक्ट करने में कुछ टाइम जरूर लेता है. तो इसलिए आप ये थोड़ा सा एक ब्लॉक आगे बना दें तब भी कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम तो लेना है ना मैक्सिमम वोल्टेज जाने में. और इसी तरह जब आप ऑफ करेंगे तो ये फौरन से डीमैग्नेटाइज नहीं होगा, या फौरन से ये अपना वोल्टेज लूज नहीं करेगा, थोड़ा सा टाइम ले जाएगा. अच्छा, बस आप ख्याल ये रखेंगे कि अगर आपने एक ब्लॉक आगे बनाया तो इधर भी एक ब्लॉक फिर एंड तक लेके जाएं ऐसे ना. चलिए मैं इसको रेज करके अगर आपको बना दूं तो आप अपनी जो थिंकिंग है उसमें फिर सिमिलैरिटी शो करें. कि अगर आप कह रहे हैं कि अगर ये मैग्नेटाइज होने में टाइम लेता है तो डीमैग्नेटाइज होने में भी टाइम लेगा, तो फिर यूं बनाए. अगर आप कहते हैं नहीं सडनली हो गया, तो फिर इधर भी सडनली बना दें. ठीक हो गया. तो ये इसके अंदर आ गया. अब बारी आ गई कॉइल की. वो आपको कह रहा है कि जी आप कॉइल के ऊपर जो है वो मुझे बना के दिखाएं. बाकी तो उसने फैराडे लॉ वगैरह पूछा है तो वो आपको पता है. यहाँ देखें, यहाँ वो कहता है कि ऑन द एक्सिस फिगर 7.3 sketch a graph to show the variation with time t of the EMF induced in the coil when the current in the solenoid is switched on and then switched off. अगर आप कॉइल के लिए करेंगे यही मामला कि कॉइल सामने रख लें इसके, और आप इसको स्विच ऑन स्विच ऑफ करें, या ऑन कर दें पहले फिर आप इसको ऑफ कर दें. तो जैसे ही आपने स्विच ऑन करना है, कॉइल के ऊपर लगे हुए वोल्ट मीटर ने एक रीडिंग शो करनी. ठीक है. अगर आप इधर नेगेटिव बनाएंगे तो उधर पॉजिटिव बनाएंगे, ये आपकी मर्जी है. इधर पॉजिटिव बना दें, उधर नेगेटिव बना दें. क्योंकि जैसे ही स्विच ऑन करना है इसमें इंड्यूस ईएमएफ होनी. इसने फौरन से एक पल्स शो करनी है ऐसे छोटी सी, जैसे स्विच ऑन आपने किया. उसके बाद इसने कोई पल्स शो नहीं करनी, बिकॉज देयर इज नो चेंज इन करंट. मैग्नेटिज्म कांस्टेंट है. तो ईएमएफ जो कॉइल है, जैसे मैंने बोला, इसने मैग्नेटिज्म का चेंज बताना है, ना कि आपको मैग्नेटिज्म की प्रेजेंस बताए. तो जैसे ही आप इसको दोबारा स्विच ऑफ करेंगे तो ये अब यहाँ पे उतने ही मैग्नीट्यूड की नेगेटिव पल्स बना देगा, उतने ही ड्यूरेशन की बनाएंगे. मैंने जैसे पहले भी कहा कि आप फिर इसमें वो जो है सिमेट्री देंगे, ये नहीं है सिमिलैरिटी देंगे. ये ना हो कि यहाँ बड़ा बना दे वहां छोटा बना दे, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा आपके कॉन्सेप्ट से. ठीक है. तो ये फिर आप उसी तरह उतनी ही विड्थ का, अब यहाँ मेरे से ना बने तो, क्योंकि ये फ्री हैंड है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है. ये ले, वो मैंने 1.5 में बनाया, ये थोड़ा सा मैंने ज्यादा बना दिया.
मुझे वहां 1.5 में ही बनाना चाहिए। ठीक है, इधर भी उतना और उधर भी उतना। ठीक है, ये फिर उधर ही चला गया, वो छोटी सी तो जगह है, थोड़ा सा हाथ सही नहीं चलता उल्टा, यहाँ करके ये ठीक हो गया। तो ये थे दो ग्राफ, और ये अभी आए नहीं है कई सालों से, तो अब उम्मीद है अगर आ जाएं तो आप आराम से इंशाल्लाह कर लेंगे। ठीक है, एहतियातन मैंने करवा दिया आपको। अच्छा, अब रह गया ये आखिरी, ये वाला जो है ना ग्राफ, ये वो दो शेप्स तो तीन शेप्स हैं ये वाली, तो ये नहीं मैं बनवाता, ये आप खुद ट्राई कर लेना। मैं इसमें ये वाली शेप तो बनाऊंगा ना, जो नेक्स्ट साइड है उसमें। ये है ट्रांसफार्मर के ग्राफ, अब आने का चांस तो नहीं है क्योंकि ट्रांसफार्मर खत्म हो गया, लेकिन ये कॉइल के पैरेलल कॉइल रख के क्वेश्चंस दे रहे हैं कॉन्सेप्ट्स के। मैंने बहुत पेपर्स देखे हैं अभी, 22 के भी हैं, उनके अंदर क्वेश्चन मौजूद हैं कि दो कॉइल्स एक दूसरे के पैरेलल रखी हुई हैं। तो ट्रांसफार्मर का एक्चुअल प्रिंसिपल तो यही है कि अगर मैं इसको इसी करंट देता हूँ और आपसे कहता हूँ कि आप मुझे इस कॉइल के अंदर इंड्यूस ईएमएफ का ग्राफ बना दें, तो पूछ भी सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये असल में ट्रांसफार्मर के लिहाज से, वहाँ ये होगा कि करंट के लिहाज से सीधी ही हम पूछ लेंगे, तो ये फ्लक्स वगैरह का नहीं पूछेंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ ये देखिए, वो कहते हैं जी ये प्राइमरी कॉइल का करंट है, एक साइन वेव है, और आपने इसका प्राइमरी कॉइल का फ्लक्स भी बनाना है, और प्राइमरी कॉइल में सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ भी बनाने हैं। ठीक, तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जो प्राइमरी कॉइल होती है इसमें करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब है ये यहाँ पे इन फेज बने, मतलब यहाँ पे पीक आ रही है तो यहाँ पे पीक आएगी, और उसी तरह इधर उसकी जो नेगेटिव पीक आ रही है तो ये नेगेटिव पीक यहाँ पे आएगी। ठीक है ना, ऐसे सही करके आप बना लेना, और ये सारा ठीक। अच्छा, अब इंड्यूस ईएमएफ में जैसे हम पीछे भी बात कर चुके हैं, तो वो ये है कि ये है पॉजिटिव डिक्रीजिंग ग्रेडियंट। तो आप अगर साइन कॉस वाला कॉन्सेप्ट लगा लें, उससे आराम से ही हो जाता है कि आपने इसका नेगेटिव ग्राफ बनाना है इंड्यूस ईएमएफ के लिए ना, और साइन का हमेशा जो ग्रेडियंट होता है या डेरिवेटिव होता है वो हमेशा कॉस होता है साइन का। लेकिन क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है तो नेगेटिव कॉस का आप ग्राफ बना दें। लेकिन अगर जैसे मैंने शुरू में बात की है वैसे अगर आप बनाना चाहते हो तो दिस इज द पॉजिटिव डिक्रीजिंग ईएमएफ, ये पॉजिटिव डिक्रीजिंग ग्रेडियंट, ये वाला मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव डिक्रीजिंग ग्रेडियंट। ठीक है ना, ये यूं बन जाएगा। अच्छा, फिर देखें, नेगेटिव इंक्रीजिंग ग्रेडियंट मींस
नेगेटिव इंक्रीजिंग ग्रेडियंट मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इंक्रीजिंग ग्रेडियंट हो जाएगा, है ना ऐसे। तो ये मैंने सारा उसमें शुरू में बनाया, तो उसी से अगर आप इंस्पिरेशन लेके कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। फिर यहाँ पे नेगेटिव डिक्रीजिंग ग्रेडियंट है, मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव तो पॉजिटिव डिक्रीजिंग ग्रेडियंट हो जाएगा। और फिर यहाँ पे पॉजिटिव इंक्रीजिंग ग्रेडियंट है, मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव हो जाएगा तो नेगेटिव इंक्रीजिंग ग्रेडियंट। तो ये मेरा बच्चा ऐसे बनेगा। और ये इस तरह अगर आप मैथ्स वाला कॉन्सेप्ट लगा लें कि अगर साइन वेव का डेरिवेटिव नेगेटिव दिया हुआ है तो नेगेटिव कॉस वेव बना देंगे, अगर पॉजिटिव दिया हुआ है साइन वेव का डेरिवेटिव हमेशा कॉस ग्राफ होता है, तो अगर पॉजिटिव दिया होता तो फिर तो यू बना देते बस, है ना ऐसे करके। तो कोई इसमें इतनी ज्यादा एक्सपर्टीज नहीं चाहिए, सिंपल आप एक कॉन्सेप्ट यूज करें ग्राफ बना दें, ठीक हो गया। तो ये था सारा कॉन्सेप्ट इसके बारे में। ठीक हो गया, अल्लाह हाफिज।